रिजिड बॉडी, ठीक है। सुनो ध्यान से, दो प्रकार का बॉडी होता है, एक रिजिड बॉडी होता है। रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं? रिजिड बॉडी का मतलब कठोर होता है। इसको फिजिक्स कैसे डिफाइन करती है? जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है ऐसे, और रिजिड होने का ये मतलब है कि अगर हम कोई भी दो पॉइंट ले लें, देखो ये जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो देखो ये बॉटल एक रिजिड बॉडी है कि नहीं चेक करते हैं। देखो तो इस बॉटल को जब हम फोर्स खींच के चला रहे हैं, ऐसे ऐसे चलाएं, ऐसे चलाएं, कोई भी मोशन जब हम कराएं, तो इसके दो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो बदल नहीं रहा है। बदल रहा है? देखो तो नहीं बदल रहा है, तो ये रिजिड है। अच्छा, अब एक कपड़ा है, ये देखो ये कपड़ा है मेरे हाथ में। अब इसमें दो पार्टिकल, आप कोई भी पॉइंट एज्यूम करो, यहां देखो मान लो, और इसको हम चलाएं, तो क्या वो दो पॉइंट के बीच का दूरी कांस्टेंट है चलते वक्त? नहीं, वो फैल जा रहा है, सिकुड़ जा रहा है, बराबर। तो दो प्रकार की बॉडी होती है, इलास्टिक बॉडी और एक रिजिड बॉडी। क्लियर हो गया सबको? तो रिजिड बॉडी के मोशन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। रिजिड बॉडी चलेगी तो कौन सा मोशन उसमें होगा, मतलब इन बॉडी में हमेशा दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। उसको कौन सा बॉडी बोलते हैं? रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी की क्या डेफिनेशन है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरनल पॉइंट्स डू नॉट चेंजेस, दैट बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। अगर कोई भी दो पॉइंट आप मान लीजिए किसी बॉडी के अंदर, और अगर वो चलते वक्त उन दोनों पॉइंट के बीच का दूरी नहीं बदले, तो उसको कौन सा बॉडी बोला जाएगा? रिजिड बॉडी बोला जाएगा। कौन सा बॉडी? रिजिड बॉडी। समझ में आ रहा है? यह रिजिड बॉडी है। रिजिड यानी कठोर, हार्ड। ये देखो ये रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी, बराबर। चलिए, तो रिजिड बॉडी का क्या डेफिनेशन हो जाएगा? इफ द डिस्टेंस बिटवीन two internal points, if the distance between two internal points do not changes, during motion, then body is called रिजिड बॉडी। तो बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी। ठीक है, समझ में आ गया सबको? कठोर, रिजिड का मतलब क्या होता है? कठोर। अब रिजिड बॉडी कौन से टाइप का मोशन कर सकता है? टाइप्स ऑफ मोशन इन रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में कौन सा टाइप का मोशन होता है? तो सबसे पहला मोशन का नाम है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। जैसे देखो ये एक बॉडी है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसमें दो पॉइंट आप मान लो ए और बी, ऊपर नीचे मान सकते हैं। अब ये ऐसे चल के जा रहा है। देखो ट्रांसलेशन मतलब होता है ऐसे चलना, मतलब ऐसे चलना कि वस्तु का हेड में रहे, टेल में रहे, ये दोनों एक दूसरे से बदलना नहीं चाहिए। तो इसको डिफाइन कैसे किया इन्होंने? देखो बड़ा यूनिक तरीका अपनाया इन्होंने कैसे डिफाइन किया? बोला कि जब ऑब्जेक्ट चले तो क्या हो जाए कि दो पॉइंट कोई भी मानोगे तो वो एकदम पैरेलल चलना चाहिए। समझना, अगर दो ऑब्जेक्ट का दो पॉइंट पैरेलल चलते रहे तो इसको कौन सा मोशन बोलेंगे? ट्रांसलेशनल। कौन सा मोशन? ट्रांसलेशनल। ये देखो जैसे ये, समझ में आ रहा है? ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। एक ऑब्जेक्ट में दो पॉइंट मान लो, इन दोनों पॉइंट के मोशन को ध्यान से ऑब्जर्व करो। अगर वो पैरेलल रहे हमेशा तो समझ जाओ कौन सा मोशन है? ट्रांसलेशनल। अब थोड़ा इसको देखना, ट्रांसलेशनल मोशन दो प्रकार का होता है। एक कि अगर वो पैरेलल चले, अब पैरेलल दो तरह से बनती है। देखो पैरेलल लाइन दो तरह से, एक देखो एक ऐसे सीधे सीधे चली गई, और दूसरा देखो ऐसे फिर ऐसे घूम गई, अभी भी ये पैरेलल है। देखो पैरेलल लाइन का डेफिनेशन क्या होता है? जिनके बीच का दूरी हमेशा क्या रहे? कांस्टेंट। ऐसा नहीं कि पैरेलल लाइन मुड़ती नहीं है, मुड़ती भी है। ये देखो हर जगह सेम दूरी। जैसे रेलवे का ट्रैक, रेलवे लाइन वो पैरेलल होता है,
तो क्या मूर्ति नहीं है क्या? मूर्ति है ना यार, बट दूरी हर जगह क्या रहता है उसमें? सेम। तो अब देखो पैरेलल मतलब समझना, ट्रांसलेशनल मोशन हमको देखना है किसी भी ऑब्जेक्ट का। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अब आप ध्यान से इसके दो पॉइंट को कंसीडर करो, इसके टॉप को और बॉटम को, और ये ऐसे चल रही है देखो। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका टॉप वाला पॉइंट ऐसे जा रहा है, तो वो पॉइंट और ये पॉइंट के पाथ कैसे हो रहे हैं? आपस में पैरेलल हो रहे हैं। तो कौन सा मोशन है? ट्रांसलेशन। अब देखो मान लो ये चलते समय ऐसे मुड़ गई, अब देखो तो अब इसका ये ऊपर वाला पॉइंट का पाथ इमेजिन करो, ऐसे घूम गई, नीचे वाला ऐसे हो गया, तो पैरेलल है? नहीं है। तो फिर ये ट्रांसलेशन नहीं है, तो घूम रहा है ना, रोटेट कर रहा है। देखो ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। ओ समझना। तो जब ये रोटेट करने लगता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो इसके दो पॉइंट के बीच का जो पाथ बनता है वो पैरेलल नहीं रहता है। क्लियर हो गया? तो कैसे ट्रांसलेशन मोशन का क्या मतलब? ट्रांसलेशन मोशन मतलब सीधा सीधा बताते हैं, सीधे सीधे चलना, ऐसे गोल नहीं चलना चाहिए, ठीक है? ऐसे देखो, ऐसे 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 कहीं हम घुमा रहे हैं, दिस इज ऑल ट्रांसलेशन, क्योंकि ये घुमा नहीं है। समझ में आया? अब इसमें एक मोशन आएगा, ऐसा घूम जाए, यहीं पे जगह पर घूम जाए, और एक चल चल के घूमे, ऐसे ऐसे, ये सब प्रकार का मोशन है। समझ में आ गया तुमको? ये सब पढ़ाए जाएंगे। ओके, तो ट्रांसलेशनल मोशन का क्या डेफिनेशन है, कैसे डेफिनेशन बनाए? तो लाइन ड्रॉन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट आप ले लो, उससे आप लाइन ड्रॉ करो ऑब्जेक्ट का, तो ये पाथ कैसा बनना चाहिए इनका? पैरेलल। कैसा बनना चाहिए? पैरेलल। तो कौन सा मोशन बोला जाएगा? ट्रांसलेशनल। ठीक है? लाइन ड्रॉन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स रिमेन्स पैरेलल टू ईच अदर। किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो आपस में क्या रहना चाहिए? लाइन पैरेलल रहना चाहिए। देख लो, ये ड्रॉ किए लाइन, ये ड्रॉ किए, आपस में क्या रहना चाहिए? हमेशा पैरेलल। इसको कौन सा मोशन बोलेंगे? ट्रांसलेशनल। इसका डेफिनेशन क्या हो गया? इफ द पाथ ऑफ एवरी पॉइंट, path of every points is parallel to each other, is called translational motion. ठीक है? इफ द पाथ ऑफ एवरी पॉइंट, हर पॉइंट का पाथ आप देखो, यहां भी एक पॉइंट मान लो, उसका भी पाथ देखो, ऐसे बनेगा, सी मान लो। हर पॉइंट के आप पाथ को देखोगे तो आपस में कैसा रहना चाहिए? पैरेलल। रास्ता उसका देखो, ये पाथ है, दिस इज पाथ ऑफ पॉइंट ए, दिस इज पाथ ऑफ पॉइंट सी, दिस इज पाथ ऑफ पॉइंट बी। तो इसको हम लोग ट्रांसलेशनल बोलेंगे। अब पैरेलल का कोई जरूरी नहीं है मतलब कि एकदम ऐसा ही सीधा लाइन बने, पैरेलल चीज ऐसे मूर्ति भी है। ठीक है? तो अगर वो पैरेलल चीज मुड़े नहीं, सीधा ही रहे, स्ट्रेट लाइन, तो उसको बोलेंगे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सा मोशन? रेक्टिलिनियर। तो रेक्टिलिनियर मोशन दो टाइप के होते हैं, सॉरी इसका दो टाइप होता है। देयर इज टू टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन के दो टाइप होते हैं बच्चों। ठीक है? पहला वो टाइप होता है रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर। ध्यान से सुनना, ये समझ में आ रहा है तुमको? ये ऐसे ट्रांसलेशनल मोशन में मुड़ भी सकता है वस्तु। अभी हम तुमको दिखाते हैं मुड़ने वाला। देखो, तो यहां से यहां आ गया, तो बनाने में गड़बड़ी है। तुम देखो, क्या यहाँ पाथ पैरेलल नहीं है? बिल्कुल पैरेलल है यार। पॉइंट ए का पाथ देखो, टुक 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 टुक,
यहाँ पहुंचाई। पॉइंट बी का पाथ देखो, टुक 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 यहाँ पहुंचाई। क्या ये पैरेलल नहीं है ना यार, बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसको बोलते हैं कर्वी लीनियर। क्या बोलते हैं? कर्वी लीनियर, रेक्टिलिनियर। ओके, रेक्टिलिनियर, कर्वी लीनियर, इन दोनों को मिला के ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन होने का क्या शर्त है कि पॉइंट्स के बीच में दूरी हमेशा क्या रहना चाहिए? देखो तो सेम। ये देखो पैरेलल, पैरेलल समझता है ना भाई, पैरेलल मतलब दूरी सेम। अगर ये सोचो क्या होती अगर ये हल्का सा घूम जाती और चलते वक्त घूम जाती तो ये दूरी सेम रहती? नहीं, ये पॉइंट ऐसा मुड़ जाती, थोड़ा सा मुड़ जाता ना, समझ में आ रहा है? इमेजिन करिए आप, तो फिर ये दूरी पैरेलल नहीं रहती थी, ऐसा ऐसा हो जाता। देखो एक ऐसा गया, अगला ऐसा हो गया, ऐसा चिपक सकता था, ये देखो पैरेलल खत्म हो गया। समझ में आ रहा? तो ये हो गया रेक्टिलिनियर और ये हो गया कर्वी लीनियर। कर्वी लीनियर मोशन, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर का क्या डेफिनेशन हो जाएगा? क्या डेफिनेशन होगा बताइए? कि अगर पार्टिकल if the path of each particle is parallel and straight line। पैरेलल तो होना जरूरी है। पैरेलल किसके लिए? ट्रांसलेशन के लिए। और स्ट्रेट लाइन होगा। पैरेलल में दो संभावना होती है, देखो सीधा लाइन भी पैरेलल होता है, टेढ़ा लाइन भी पैरेलल होता है। अगर पैरेलल एंड स्ट्रेट लाइन है देन इट इज कॉल्ड क्या लग रहा है? देन इट इज कॉल्ड, बोलो सुवंशी जी, हाँ क्या नया लग रहा है? क्यों मजाक कर रहे हो? कहाँ न्यू हम चालू किया? पिछले साल भी था 11वीं में, उसके पहले भी 11वीं में था ये चैप्टर, उसके पहले भी 11वीं में था। हर साल ये चैप्टर 11वीं में ही रहता है। नया कहाँ है? नया तब होता है जब कुछ नया सिलेबस बनाया जाता है। पुराना है ना, चैप्टर पुराना है, पढ़ रहे हो तुम पहली बार, बराबर? समझ गए सुवंशी जी? चैप्टर तो पुराना है, तुम पहली बार पढ़ रहे हो, ऐसा बोलो। अब यहां पर देखो, इफ द पाथ, अच्छा कोई ऐसे लोकल बुक अगर तुम पढ़ोगे तो उसमें इसके डेफिनेशन कैसे होते हैं बता देते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में चले तो उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, ऐसा वो लोग लिखते हैं, ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन ट्रांसलेशन है, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट टेढ़ा टेढ़ा चले तो कर्व मोशन बोलते हैं। अब उसमें होता क्या है, रिजिड बॉडी की बात नहीं करते, वो पॉइंट बॉडी की बात करते हैं। आप समझना मेरी बात को। मान लो एक ऐसा पॉइंट है, तो हम अगर इसके लिए ट्रांसलेशन मोशन देखना, एक च पॉइंट है तो हम ये बोलेंगे ये है ट्रांसलेशन, है सीधा सीधा चल रहा। अच्छा, उसके लिए कर्वी लीनियर बोलना है तो ऐसे। हम लोग एक्चुअली रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं, और एक रिजिड बॉडी बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना होता है। क्लियर है ना? ये कितना बड़ा बॉटल में कितने सारे पॉइंट है, हर पॉइंट चल रहा है। जब ये चल रहा है तो इसके अंदर के हर पॉइंट चल रहे हैं। ये बात समझ रहा है ना? रिजिड बॉडी बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना होता है, तो देख के ही समझ आ रहा है ना अलग क्यों लिखे। अगर सिर्फ पॉइंट से डेफिनेशन किसी बुक में देते हैं, मतलब वो पॉइंट मास के लिए, एक पॉइंट मास सोचो तो ट्रांसलेशन मतलब सीधे जाना, कर्वी लीनियर मतलब मुड़ जाना, चलते चलते मुड़ गए तो कर्वी लीनियर हो गया पॉइंट मास के लिए। लेकिन अगर रिजिड बॉडी है तो ऐसे ही डिफाइन करना होगा, ठीक है। 2-3 पॉइंट्स मान के करना होगा। मीनिंग समझ आया? ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है? सीधे सीधे चलना, घूमना नहीं, गोल घूमना नहीं है तो क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का टाइप क्या है? रेक्टिलिनियर, अगर एकदम सीधा सीधा जाए तो, मुड़े नहीं तो। और अगर मुड़ गए तो, जा रहे हैं ऐसे मुड़ गए, ऐसे मुड़ गए, ऐसे मुड़ गए, तो ये कौन सा हो गया? कर्वी लीनियर। मुड़ गए तो कर्वी लीनियर। इफ द पाथ ऑफ
path of each particles of body is not parallel या is curve लिखो, then it is called, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्वी लीनियर। क्लियर है? आरी बात समझ में तो बताओ, हाँ ना बोलो यार। ओके, अब इसमें एक चीज और ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात हम तुमको बता रहे हैं ट्रांसलेशनल मोशन में। कितना इंपॉर्टेंट बात, दिल से सुनना, क्योंकि इसका यही पॉइंट आगे रोटेशन में भी आएगा। अब तुम एक बात देखना, मेरे के लिए ना कुछ एग्जांपल के लिए कुछ होना चाहिए। कैसे बोतल दे, तो इस बॉटल को आप ध्यान से देखें, हम बोर्ड पे चला रहे हैं इसको। देखो ये बॉटल ऐसे चल रही है, ध्यान दो, ये बॉटल ऐसे चल रही है। अब आप आपसे हम कुछ सवाल पूछेंगे। पहली बात हम आपको बता दें कि इस बोतल का स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। कितना स्पीड है इस बोतल का? 20 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ इस ढक्कन का कितना स्पीड है चलने का? 20 सोच के बताओ, इस ढक्कन का कितना स्पीड है? 20 किलोमीटर। बोल नहीं रहे सब, बोलो भाई, ये ढक्कन कितने स्पीड से चल रहा होगा? सेम। ओके, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा देखना। अब ये गोल घूम रहा है, आप गोल घूमते चीजों को भी ध्यान से देखे हो क्या? आप दरवाजा को देखो, चलो दरवाजा को देखते हैं, मन में सोचिए। देखिए दरवाजा जब गोल घूमती है ऐसा टॉ, अब देखना दरवाजा का जो किनारा होता है वो तो इतना दूर से इतना दूर चल के आता है। अच्छा, वही दरवाजे का जो आखिरी एंड होता है वो तो इतू सा चलता है। ध्यान दिया कभी तुमने? ये देखो, तो तुम अगर दरवाजा को ध्यान से देखोगे तो आखिरी सिरा को देखोगे तो तेज चलता हुआ दिखता है, और ये चीज को देखोगे तो एकदम धीरे चलता हुआ दिखेगा। यानी रोटेशनल मोशन में, ये देखो, रोटेशनल मोशन में हर पार्टिकल का वेलोसिटी सेम नहीं रहता है, यहां पे रहता है, ये एक डिफरेंस होगा, मतलब आपको बता दें। तो ट्रांसलेशन मोशन में इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे भी चले, ऐसे मुड़ भी जाए। तो ट्रांसलेशन मोशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप डालिएगा, क्या है? पहली बात समझना, हम लोग किसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं? रिजिड बॉडी। क्या होता है रिजिड बॉडी? जो एक बॉडी ढेर सारे पॉइंट मास से मिलके बना हो, ढेर सारे पॉइंट्स होते हैं उसमें, इनफाइनाइट पॉइंट, इसलिए हर पॉइंट की बात करनी होगी। ट्रांसलेशन मोशन मतलब एक्चुअली होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, बट अगर एक पॉइंट है तब ना तुम बोलोगे ऐसा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब बहुत सारे पॉइंट है तो हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट को देखें, हर पॉइंट सीधा चलते चलते दिखे तो रेक्टिलिनियर, और मुड़ जाए अगर वो तो क्या बोलेंगे? कर्वीलिनियर पॉइंट। देखो आप कोई बोले ऑब्जेक्ट मुड़ जाए, ये बोलना थोड़ा गलत लगता है। ये देखो ऑब्जेक्ट कहां मुड़ा है, इसमें ऑब्जेक्ट मुड़ा है क्या? ऑब्जेक्ट मुड़ने का मतलब ये घूमना चाहिए ऐसे, इसलिए पॉइंट्स की बात की जा रही है। तो देख लो, इन ट्रांसलेशन मोशन, ये भी लिख लो, इन ट्रांसलेशनल मोशन मतलब चाहे इसमें चाहे जिसमें, दोनों में वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच पार्टिकल इज सेम। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? जब ट्रांसलेशन मोशन होगा तो हर पार्टिकल का ए का रफ्तार अगर 10 है तो सी का भी होगा, बी का भी होगा, इसका जितना एक्सेलरेशन उतना सबका। लेकिन ऐसे घूमते वक्त ऐसा नहीं होता है, जो किनारे पर आता है वो ज्यादा तेज चलता है, तो ध्यान दो। तो और जो बीच में रहता है वो धीरे धीरे, उसको तो छोटा सर्कल बनाना है उतने देर में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए तो अब नोट कर लीजिए इसको, डिफरेंस लिखते वक्त काम आएगा, मतलब ये दोनों मोशन में। अभी आपने पढ़ा ट्रांसलेशन, अब पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। चलिए रोटेशनल लिख लेते हैं, ये ऊपर का मिटा दें। देखिए तो अब एक रोटेशनल मोशन हम लोग देखते हैं। अब रोटेशन तो सब लोग जानता होगा, क्या रोटेट कर रहा है बताइए? कोई भी चीज, ये देखो ये रोटेशन हम देख लें, ये रोटेट कर रहा है ना, ऐसे गुल 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 कर रहा है कि नहीं कर रहा? पंखा रोटेशन कर रहा है अपना। देखना रोटेशन में और सर्कुलर मोशन में फर्क होता है। देखना बच्चों, बड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर्कुलर मोशन तो है क्या रोटेशनल? नहीं 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 नहीं, अगर आपको हम सर्कुलर मोशन क्लियर कर दें, ठीक है। अगर एक पॉइंट, देखो अगर एक पॉइंट मास, सुनो, एक पॉइंट मास अगर सर्कुलर पाथ पे चले ऐसे, सिर्फ
मतलब मान लो एक पॉइंट है, जैसे पेंडुलम का बॉब लटक रहा है, ऐसे गोल गोल घुमा दिए, दिस इज सर्कुलर मोशन, एक पॉइंट मास है। तो एक पॉइंट मास जब गोल गोल चले तो इसको कौन सा मोशन बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। ठीक है। अगर इफ ए सिंगल पॉइंट if a single point mass if a point mass move on circular path, then it is called circular motion। अब रोटेशनल मोशन क्या है भाई? रोटेशनल मोशन सुनो, ये देखो, ये पेन रोटेट कर रहा है, टुक 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 कर रहा है ना रोटेट, पंखा रोटेट कर रहा है, अर्थ रोटेट कर रहा है। सुनना, अर्थ क्या है? बहुत बड़ा है, ढेर सारे पॉइंट मास चल रहे हैं, इमेजिन करिए। अब आपको एक रोटेशन का बढ़िया एग्जांपल दिखाते हैं। आपको ये हम पॉइंट मिटा रहे हैं, थोड़ा सा मेरे को जगह की जरूरत है। देखिए, एक रोटेशनल मोशन, हम आपको हेडिंग लगा दें, रोटेशनल मोशन। तो एकदम बेस्ट हम आपको डेफिनेशन दे रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। अब देखो, रोटेशनल मोशन का आपको एग्जांपल देते हैं, ध्यान से देखना। लेक बना ले दो डायग्राम। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे है, अब ये रोटेट करेगी तो थोड़ी देर बाद ये यहाँ चली आएगी, आएगी क्या? और फिर ये चलते चलते कहाँ चली आएगी? ऊपर आएगी। समझ रहा है क्या? रोटेट करता है तो कोई चीज जगह फिक्स होता है, ऐसे ऐसे घूमता है। अब देखना, ये मान लो इसका सेंटर है, जहां पे इसको ठोका हुआ है ऐसे खील से, और ऐसे ऐसे घूम रही है, पंखा ही है। अब इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स है ना, ये मास जो है ढेर सारे पॉइंट मास से बनी है। अब आप हर पॉइंट को ध्यान से देखो। ये पहला पॉइंट ए पॉइंट ऐसे घूम रहा है, बिल्कुल। बी पॉइंट ऐसे घूम रहा है, बिल्कुल। सी पॉइंट ऐसे घूम रहा है, बिल्कुल। डी पॉइंट ऐसे घूम रहा है, बिल्कुल। ए बी सी डी, ये सारे पॉइंट एक साथ कौन सा मोशन कर रहे हैं? सोचो, कौन सा मोशन कर रहे हैं? बताइए। ये एक पॉइंट कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर। बी पॉइंट कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर। सी पॉइंट कौन सा कर रहा है? सर्कुलर। डी सर्कुलर। ये सारे पॉइंट मास एक साथ सर्कुलर मोशन करने लगे तो हम लोग बोलेंगे रोटेशनल मोशन। 100 बात की एक बात सुनो, अगर एक पॉइंट मास, सुनो, एक पॉइंट मास गोल गोल चले तो उसको सर्कुलर बोलेंगे, और एक रिजिड बॉडी गोल गोल चलने लगे तो उसको कौन सा मोशन बोलेंगे? रोटेशनल। क्यों? रिजिड बॉडी ढेर सारे पॉइंट मास से मिलकर बना होता है। जब ये गोल गोल चलने लगेगा तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल है सब गोल गोल चलेंगे, तो कौन सा मोशन हो जाएगा? रोटेशनल मोशन। ठीक है, समझ में आया? फिर से हम आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट बात। जब एक पॉइंट मास, 100 रुपए की बात है, जब एक पॉइंट मास सीधे सीधे चले तो उस ट्रांसलेशनल मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल सकते हैं। एक है, सीधे ही जाएगा, एक ही है। और जब एक रिजिड बॉडी सीधे सीधे चलने लगे तो इसमें दो संभावनाएं हैं, या तो रेक्टिलिनियर हो जाएगा या तो कर्वीलिनियर भी हो सकता है। ठीक है, समझना मेरी बात को ध्यान से। अब क्या हुआ? एक पॉइंट मास है, वो गोल गोल चल रहा है, तो कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन। गोल गोल चल रहा है, सर्कुलर। सिर्फ एक ही पार्टिकल है, बीच में कुछ नहीं है, खाली खाली। अब ये एक पेन गोल गोल घूम रहा है, थोड़ा पेन को ध्यान से इमेजिन करिए। ये पेन गोल गोल घूम रहा है, दिस इज रोटेशनल मोशन ऑफ पेन। ये पेन रोटेट कर रही है, चाहे आप इसी को कंसीडर करो। देखो यहां पर, इसी को देखो, ये भी रोटेट कर रही है, पेन इज रोटेटिंग। अब देखिए, इस रोटेशन में क्या हो रही है? पेन के हर बिंदु गोल गोल घूम रही है। इमेजिन करिए, कर पा रहे हैं क्या? चलो, ये बिस्लेरी की बोतल को देखो, बी लिखा है, अब इसको हम गोल गोल रोटेट कर रहे हैं। बोतल इज रोटेटिंग बट बी इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ। चल सी, जस्ट इमेजिन, सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, समझ आ रहा है? गोल गोल चल रहा है क्या? इसके हर पार्टिकल गोल गोल चल रहे हैं कि नहीं? सारे पार्टिकल एक साथ गोल चलने लगे तो ये बोतल को कौन सा मोशन बोल रहे हो तुम? रोटेशनल। चूंकि ये रिजिड बॉडी है, पार्टिकल तो भागेगा नहीं इधर उधर। इसका रिजिड बॉडी का क्या मतलब है? पार्टिकल सब एक जगह एक दूरी पे रहते हैं। अभी बताया था ना, जिनके पार्टिकल के बीच का दूरी चेंज नहीं हो चलते वक्त, उसको कौन सा बॉडी बोलते हैं? रिजिड बॉडी। तो जब ये बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है, सारे पॉइंट एक साथ गोल गोल चलने लगे हैं, तो रिजिड बॉडी का कौन सा मोशन बोला जाएगा उस पर? रोटेशनल मोशन। तो क्या रोटेशनल मोशन एक पॉइंट में संभव है? नहीं, पता भी नहीं चलेगा। तो
पता ही चलेगा नहीं। जब एक रिजिड बॉडी है और वो ऐसे, दिस इज रोटेशनल मोशन। तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि अगर कोई रिजिड बॉडी के सारे पॉइंट सर्कुलर मोशन एक साथ करने लगे तो कौन सा मोशन बोला जाएगा? रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन। चलिए अब दूसरी बात, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट बात कि रोटेशनल मोशन में जब आप सारे पॉइंट को जोड़ोगे, थोड़ा समझना, दूसरे कलर का पेन ला लेते हैं। देखिए हमने क्या किया कि रिजिड बॉडी पे पॉइंट्स माने, उस पॉइंट को हमने ऐसे ज्वाइन किया एक लाइन से, ये जोड़ दिए, दिख रहा है जोड़े है ना। फिर यहां पर आके यहां पर भी जोड़ो, तो हम जोड़े तो देखे कि पहले का लाइन और अभी का लाइन पैरेलल है ना। देखो यहां पर भी जोड़े, यहां पर भी जोड़े, देखो अभी पैरेलल है। इमेजिन करिए ये लाइन क्या है? पैरेलल। अच्छा यहां पर जोड़िए आप पॉइंट को और यहां पर जोड़िए, क्या है? पैरेलल है क्या? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है? नहीं। समझ में आ रहा है नहीं मेरी बात? अरे जितने भी पॉइंट्स आप माने हो उसको आप एक लाइन से ज्वाइन करो और फिर बाद में यहां पे पहुंचा यहां ज्वाइन करो, यहां पहुंचा यहां ज्वाइन करो। तो क्या ये लाइन ब्लू वाले पैरेलल है क्या? यहां पर बताओ नहीं है, लेकिन यहां पर तो है ना, यहां पर तो है ना पैरेलल, यहां पर तो पैरेलल है ना। तो ट्रांसलेशनल मोशन में एक पॉइंट और लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी पर कोई भी दो पॉइंट मान के उसको एक लाइन से ज्वाइन कर दो। रिमेन्स ऑलवेज पैरेलल, हमेशा क्या रहेगा? वो पैरेलल। देखना जैसे बॉडी यहां से चल के यहां आ गई, ये घूम के अभी यहां आ गई, लेकिन हम दोनों लाइन को जोड़े, घूम के यही रुक गई। ये देखो ना, टुक 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 यहां पहुंचा। तो देखो यहां ए बी को जोड़े, यहां ए बी जोड़े, क्या ये पैरेलल नहीं है ना यार? क्यों है हम बता रहे हैं? क्योंकि घूमा नहीं है। क्यों है? क्योंकि घूमा नहीं है। सोचो यहां ऐसा था और यहां भी ऐसा है, पैरेलल है। लेकिन अगर ये टुंग ऐसे घूम जाती है, अब है पैरेलल? देखो तो अब है पैरेलल नहीं। वही चीज बोल रहा है ना रोटेशन में कि रोटेट हो रहा होगा थोड़ा सा भी तो ये पता चल जाएगा भाई धोखा हुआ है, ये ऐसा है अभी ऐसा हो गया, समझ जाओ रोटेट कर गया है। फिर समझ में आया नहीं आया? अब रोटेशन को इमेजिन करो, ये ऐसा था पेन, यहां पर दो पॉइंट है यहां पे, अब अगर ये घूमी तो ये तो पैरेलल खत्म, ये पैरेलल है। अब यहां आ गई तो पैरेलल है क्या? ये देखो ये दो लाइन पैरेलल है क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखना फिर से, पहला पॉइंट हमने क्या बोला था कि हर पार्टिकल का पाथ पैरेलल होना चाहिए, है पार्टिकल का पाथ, दिस इज द पाथ ऑफ पार्टिकल। अभी क्या बोल रहे हैं कि कोई भी दो पॉइंट इमेजिन कर लो बॉडी में, उसको एक लाइन से जोड़ दो, वो लाइन पैरेलल होगा ट्रांसलेशन में हमेशा, रोटेशन में नहीं होगा। क्लियर हो गया? अच्छा तो रोटेशनल मोशन कौन से बॉडी में पॉसिबल है? रिजिड बॉडी में। किसमें पॉसिबल है? रिजिड बॉडी में। पॉइंट मास में है? नहीं। ठीक है, पॉइंट मास में नहीं है, याद रखना इन सब बातों को। ओके तो रोटेशनल मोशन में क्या होगा? रोटेशनल मोशन का डेफिनेशन, पहले इसमें एक पॉइंट और डालो, ट्रांसलेशन मोशन में एक और पॉइंट डालो। क्या डालो? ट्रांसलेशन में डालो। क्या कि इन ट्रांसलेशनल मोशन में the line drawn between any two points, the line drawn between any two points on rigid body, रिजिड बॉडी पर कोई भी दो पॉइंट मान लो, उसको एक लाइन ड्रॉ करो, रिमेन्स पैरेलल टू ईच अदर, ध्यान से देखो हम नाम बदल रहे हैं। देखो रे यहाँ ए बी लिखे, यहाँ लिखे ए डैश बी डैश, तो यहाँ पर नीचे लिख लेना ए बी पैरेलल टू ए डैश बी डैश। समझा? यहाँ भी ए बी लिख दो और यहाँ भी क्या लिख दो डायग्राम में? ए डैश बी डैश। क्लियर है? तो चाहे कोई भी ट्रांसलेशन मोशन हो, रेक्टिलिनियर या कर्वीलिनियर, बॉडी पर दो पॉइंट मान के आप ज्वाइन करोगे तो हमेशा पैरेलल ही रहेगा। यहां पर देख लेना, यहां नहीं रहेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब, अगर आपको ये मोशंस आने लगेंगे समझ में तब पूरा क्लियर होगा। फिर से बताओ मेरे को
ट्रांसलेशनल मोशन, इधर देखो भाई, ट्रांसलेशनल मोशन का हम क्या डेफिनेशन बताए थे, याद करो कि कोई भी दो पॉइंट का पाथ देखोगे, कोई भी दो पॉइंट का पाथ देखोगे तो आपस में क्या आना चाहिए, पैरेलल। तो ट्रांसलेशनल मोशन किस में पॉसिबल है, पॉइंट मास में कि रिजिड बॉडी में, रिजिड बॉडी में, क्योंकि पॉइंट मास में तो दो पॉइंट होगा ही नहीं, एक ही पॉइंट होता है उसमें। दो पॉइंट मास में बस कौन सा मोशन पॉसिबल है, रेक्टिलिनियर। कौन सा पॉसिबल है, रेक्टिलिनियर। एक पॉइंट है सुंग ऐसे सीधे जा रही, रेक्टिलिनियर। यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज आल्सो कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, इट इज पॉसिबल इन पॉइंट मास, समझ लेना। और अगर रिजिड बॉडी ऐसे ऐसे चल रहा है सीधा सीधा, तो उसमें दो संभावनाएं हैं, दो संभावनाएं हैं, एक तो रेक्टिलिनियर भी हो सकता है और एक कर्वीलिनियर भी हो सकता है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? देखो अगर सिर्फ आपको पॉइंट को हम पढ़ाएं, अगर हम आपको सिर्फ एक पॉइंट मास के बारे में पढ़ाएं तो हम आपको दो ही मोशन पढ़ाएंगे, एक सीधा सीधा चलना और एक टेढ़ा भी चलना पढ़ाएंगे, कर्व, और एक गोल गोल चलना। गोल गोल चलना कौन होगा, सर्कुलर, समझना। जब हम रिजिड बॉडी में आते हैं तो ढेर सारे प्रकार के मोशन उत्पन्न होने लगते हैं, क्योंकि देखो रिजिड बॉडी ऐसे स्पिन भी करेगा, रोटेट भी करेगा, रिवॉल्व भी करेगा। सोचो कितने सारे मोशन होंगे रिजिड बॉडी में। देखिए एक पॉइंट है, पॉइंट में क्या होता है भाई, पॉइंट में अगर रोटेट रिवॉल्व करेगा पता भी नहीं चलेगा अपने को, चलेगा पता? पॉइंट किसको बोलते हैं, जिसमें साइज नहीं हो, कुछ नहीं हो। तो आप एक पॉइंट को क्या क्या मोशन दे सकते हो, सीधा, टेढ़ा और गोल। तीसरा बताओ, रोल करता हुआ पॉइंट देखे हो क्या? पॉइंट अगर रोल भी करेगा तुमको पता चलेगा रोल कर रहा हूं, वहीं तक दिखेगा मेरे को। लेकिन तो रोल भी कर सकता ना बॉटल, रोलिंग, ऐसा देखो, रोलिंग समझता है? रोलिंग मतलब क्या होता है, रोटेट भी करना और सीधे भी जाना, रोटेट भी करना और सीधे भी जाना, दोनों मोशन को कंबाइन किया था, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। देखो दिस इज रोटेशन, दिस इज ट्रांसलेशन। और अब इसको देखो, इसको क्या हो रहा है, इसमें रोटेशन भी और ट्रांसलेशन भी, इसी को तो रोलिंग बोलते हैं। देखो हम यहाँ पे ढूल के दिखाएं, यहाँ दिखाते हैं, यहाँ पे ढूलेंगे, ये समझ में आ रहा है? अभी कौन सा मोशन हो रहा है, रोलिंग, मतलब आगे भी जा रहा है और गोल गोल भी घूम रहा है, यानी रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन। क्लियर हुआ? ये सब रिजिड बॉडी में स्टडी किया जा सकता है, किस बॉडी में, रिजिड। चलिए इतना तो मिटा दें, सब नोट कर लिए क्या? तो रिजिड बॉडी में सारी चीज डिफाइन करने के लिए दो तीन पॉइंट्स माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? रिजिड बॉडी का मतलब ही होता है बहुत सारे पॉइंट मास का कलेक्शन, बहुत सारे पॉइंट मास के कलेक्शन से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिजिड बॉडी, बड़ा सा ऑब्जेक्ट, कठोर ऑब्जेक्ट। तो रोटेशनल मोशन का डेफिनेशन क्या होगा बताइए, वैसा मोशन जिसमें सारे इंटरनल पार्टिकल्स, उसके अंदर के सारे पार्टिकल कौन सा मोशन कर रहे हो, सर्कुलर। समझ में आया कि नहीं आया? आया? आप कोई भी देखो, कोई बच्चा क्या सोच रहा है कि सिर्फ यही वाला अक्षर क्यों पढ़ा रहे, अबे पगला तो ये वाला सोच, दिस इज ऑल्सो रोटेशन। इसमें भी इमेजिन करो सब गोल 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 घूम रहा है क्या? और कौन सा सोच रहे हो तुम लोग, ऐसे और ऐसे, इसमें भी वही हो रहा है, और ऐसे, तो हो गया ना सब। क्लियर है सारा रोटेशन? चलिए तो रोटेशनल मोशन में क्या डेफिनेशन हो जाएगा, इफ the motion in which all internal particles move in circular path, गोल गोल पाथ पे चल रहा है, about a fixed axis, about a fixed axis, एक्सिस। अब देखो ये भी बड़ा खेला इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो ये पेन को हम यहाँ ठोक दिए तो ये एक्सिस बन गया। अब देखो ये घूम रहा है, समझा? अब देखो इसको हम गोल गोल घुमाएं तो एक्सिस कहाँ है, इसको बीचों बीच है। ये बोतल को हम गोल गोल घुमाएं तो देखो यहाँ पर एक्सिस बनाना पड़ेगा, तब ये गोल गोल घूमेंगे। एक्सिस किसको बोलते हैं पता है तुमको डेफिनेशन एक्सिस का? जो पॉइंट गोल गोल नहीं चले उसी जगह पर रखे नाचता है। सोचो एक्सिस को, सोचिए आप, इमेजिन करिए। चलिए हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लो एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है और ये एक्सिस है, यहां पर ऐसे एक्सिस है। अब आप देखो जब आप सिलेंडर को घुमाओगे ऐसे, जब आप सिलेंडर को गोल गोल घुमाओगे तो यहां वाला पॉइंट जो होगा ऐसा सर्कल बनाएगा, यहां वाला पॉइंट और छोटा सर्कल बनाएगा, यहां वाला पॉइंट और छोटा, और जो एक्सिस पे पॉइंट होगा कुछ सर्कल नहीं बनाएगा, उसी जगह पर रहेगा। सोच पाए?
सोच पाए कि नहीं सोच पाए? जल्दी से हाँ ना बोलो यार। ये डस्टर को देखो, ये डस्टर को देखो, जब ये रोटेशन कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, तो इसका जो एक बीचों बीच एक्सिस गया होगा, इस पे फंसा के हम इसको घुमाएंगे। चलो पंखा की बात कर लेते हैं। पंखा में एक बीच में रॉड है, वो एक्सिस है क्या? वो रॉड चलती है? नहीं। साइकिल के चक्के की बात करो, उसमें भी एक एक्सिल होता है, बीच में एक्सिल, क्या वो चलता है? नहीं, वो उसी जगह पर रहता है। बाकी सब लोग उसके अबाउट, उसी के अबाउट आगे पीछे ऐसे 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 घूमते, वो स्थिर है सब लोग। तो इमेजिन करो हम क्या बताना चाहते हैं। जो पास में वो धीरे चलता होगा, जो और आगे जाओगे तेज, और आगे जाओ और स्लो, और आगे जाओ और फास्ट। तो कभी चक्के को घुमाना और ध्यान से देखना, पास वाले को देखना, ऊपर देखना ही मत, तो लगेगा स्लो चल रहा है। और दूर वाले को देखोगे तो तेज, और दूर वाले को देखो तो और तेज। क्यों? क्योंकि इसको थोड़े, इसके पास मान लो 1 सेकंड में 1 राउंड मारना है, तो इसको पास 1 राउंड में इतना दूरी चलना है कम, और इसको 1 सेकंड में ज्यादा, इसको 1 सेकंड में और ज्यादा, तो ज्यादा तेज चलेगा ना। अभी हम यही चीज तो बोल रहे थे कि ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है, हर पार्टिकल सेम स्पीड सेम एक्सेलरेशन जाता है, लेकिन रोटेशनल में ऐसा नहीं होता है। जो एक्सिस के जितना पास है वो स्लो चलेगा, और जो एक्सिस से जितना दूर है उसको उतना फास्ट दौड़ना पड़ेगा। समझ में आया? दरवाजा का एग्जांपल द बेस्ट एग्जांपल। देखो, आप दरवाजा जब बंद करते हो तो दरवाजा के किनारे को बस इतू सा दूर चलना पड़ता है। टाइम दोनों के पास उतना ही है। देखना, ऐसा नहीं कि ये किनारा जल्दी बंद हो जाता है और लेट पहुंचता है, तो दरवाजा टूट जाएगी। तो मान लो 1 सेकंड लगी दरवाजा बंद करने में, तो उसका जो ये वाला एंड है जहां से वो जुड़ा है, वो इतू सा दूर चलता है। देखे होगे ना, यहां से इतू सा। और किनारा को देखो, इतना बड़ा सर्कल, किसी किसी का दरवाजा जमीन में घिसता है तो देखो सर्कल बन जाता है, वहां पे बहुत सारे बन जाते हैं ना। तो किनारा अगर घिसेगा तो बड़ा सर्कल बनेगी, और इधर घिसेगा तो छोटा। क्लियर हो गया? तो हाँ ना बोलो यार। और सब पार्टिकल एक साथ मिलकर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो कौन सा मोशन हो गया? रोटेशनल। कौन सा मोशन हो गया? रोटेशनल मोशन। समझ में आया कि नहीं आया? आया बे? तो एक्सिस किसको बोलते हैं? एक्सिस किसको बोलते हैं? तो वो पॉइंट जो रोटेट नहीं करे उसको कौन सा क्या बोलते हैं? एक्सिस। अभी हम बताएंगे, चाहो तो लिख भी सकते हो। एक्सिस ऑफ रोटेशन किसको बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन ध्यान से समझ लो। जैसे ये एक बॉडी है आपका, ये एक्सिस है जहां के बाद वो घूम रहा है। अब यहां पर एक पॉइंट मानो तो ऐसा वो गोल गोल चल रहा होगा ना। यहां पर एक पॉइंट मानो और आगे मानो, तो वो इतना बड़ा सर्कल बना के गोल गोल जुम 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 चलता होगा। ये देखो, ये रोटेट कर रहा है। अब एक्सिस के पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखो तो वो रोटेट नहीं कर रहा होगा, उसी जगह पे स्थिर होगा। सोचो, होगा ना? सर्कल बना रहा होगा क्या? नहीं। ठीक है, यहां पे हर पार्टिकल ए बी सी लिख लो, ए बी सी, एवरी पार्टिकल in rotational motion, in rotational motion, in rotational motion, every particle, every point move on circular path, circular path, and the line passing through center of all circles is called axis। सही बोल रहे क्या? देखो तो, देखो ये पहला पार्टिकल है, इसका सेंटर यहां पर है, दूसरा पार्टिकल इसका सेंटर यहां पर है, तीसरा पार्टिकल इसका सेंटर यहां पे है। हर पार्टिकल का सेंटर कहां होगा? एक्सिस पे होगा ना। जब ये गोल गोल चल रहा, ना चल रहा है जुम 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 जुम, तो इमेजिन करो सबका सेंटर इस एक्सिस पे आएगा कि नहीं? तो सारे सर्कल के सेंटर को क्या बोलते हैं? एक्सिस। एक्सिस कोई सर्कल नहीं बनाता है। एक्सिस डू नॉट मूव ऑन सर्कुलर पाथ। लिख दो यहां पे, जगह नहीं है क्या? Point on axis do not move on circular
वो सर्कुलर पे नहीं चलता, वहीं पे रहता एक ही जगह पे। उसके द्वारा सर्कल ही नहीं बनता, सर्कल नहीं बनता, सरकमफेरेंस जीरो, रेडियस जीरो, बराबर। ये एक्सिस जो है वो वहीं पर रहता है ना, तो सर्कल बनता है क्या? नहीं। ये बातें समझ में आ गई? बताइए, एक्सिस ऑफ रोटेशन वगैरह। इन रोटेशनल मोशन एवरी पॉइंट मूव ऑन सर्कुलर पाथ। रोटेशनल मोशन में हर पॉइंट सर्कुलर पाथ पे चलती है। एंड द लाइन पासिंग, एक लाइन जा रहा होगा थ्रू, कैसे? सेंटर ऑफ और सर्कल। देखो हर सर्कल के सेंटर से होता हुआ एक लाइन जा रहा है। हर सर्कल के देखो, एक छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल और बड़ा सर्कल, उन सबका एक सेंटर है। देखो ये सेंटर है, उस सेंटर से होता हुआ एक लाइन जा रहा है। उसी लाइन को कौन बोल रहे हैं हम लोग? एक्सिस। क्या बोल रहे हैं? एक्सिस। क्लियर हो गया? उसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। पॉइंट ऑन एक्सिस डू नॉट मूव ऑन सर्कुलर पाथ। जो पॉइंट एक्सिस पे है वो सर्कुलर पाथ पे नहीं चलता है। ठीक है, अब चलो रोटेशनल मोशन का डेफिनेशन कंप्लीट करें। क्या बोला? द मोशन इन विच ऑल इंटरनल पार्टिकल्स, हर अंदर का पार्टिकल, मूव ऑन सर्कुलर पाथ अबाउट ए फिक्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। सुनो भाई, इधर ध्यान दे, बहुत 100 रुपए का ज्ञान देना है, सब बड़ा इंपॉर्टेंट ज्ञान है, ले लो। देखो, इन रोटेशनल मोशन, ये सब डिफरेंस लिख लेना तुम घर जाके। इन रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में वेलोसिटी, ये देखो जूम, ये देखो ये स्लो स्लो चलेगा, ए, बी थोड़ा फास्ट, सी और फास्ट, डी और फास्ट चलेगा ना। जो एक्सिस से जितना दूर होगा उसको उतना तेज दौड़ना पड़ेगा। समझ में आए? तुम कभी रेसिंग ट्रैक को देखे हो क्या? ऐसे गोल गोल जाती है, दौड़ाया जाता है एथलीट में, तो जो सबसे छोटे वाला ट्रैक पे दौड़ता है उसको ना पीछे लाइन में लगाते हैं, तुम ध्यान देना। और एक को यहां दौड़ाते, एक को यहां दौड़ाते। क्यों? सबको एक सिधाई में क्यों नहीं दौड़ाते? बताओ, सोच के बताओ। कि जब हम लोग क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? अब देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो ए को पीछे सबसे चालू कराएंगे, क्योंकि ए को तो छोटा रास्ता मिला है ना, तो अगर पीछे नहीं बेईमानी हो जाएगा, ये बोलेगा हम तो कम ही दौड़े। अच्छा, बी को थोड़ा आगे, वो नाप लेते होंगे कितना, वो लोग को पता रहता होगा कितना आगे पीछे रखना, बराबर बेईमानी नहीं होता होगा। 100 मीटर का रेस है, मान लो 100 मीटर आके यहां खत्म हो रही है, यहां पे, सॉरी यहां पे। तो देखो, तो ए को इतना चलना है ज्यादा, बट ये ज्यादा नहीं है, ए का रास्ता छोटा है इसलिए तुमको ज्यादा लगा, बराबर है कि नहीं? बी भी यहीं पे आके खत्म करेगा, सी भी यहीं पे। ऐसा नहीं कि फिनिशिंग लाइन सबका अलग नहीं होता है, होता है फिनिशिंग लाइन सबका एक ही होता है, लेकिन दौड़ते अलग अलग जगह से। ऐसा सही है कि नहीं? क्यों भाई? क्योंकि भाई वही कहानी है। ये सोचो तुम, ये रोटेशनल मोशन का बेस्ट एग्जांपल है। सब जो दौड़ रहे हैं उनको मान लो पॉइंट, एक एक पॉइंट, सब एक साथ ऐसा जूम घूम रहे हैं, रोटेशनल मोशन, बराबर। समझ में आया कि नहीं? ये देखो, ये दौड़ रहा है, तो जो जितना छोटे ट्रैक पे होगा उसको उतना अलग, ये इसका स्लो वेलोसिटी। यहां पर तो क्या होगा, कोई फास्ट स्लो भी हो सकता है, अपनी मर्जी से दौड़ना है, लेकिन यहां पर तो सब जुड़े हैं ना, ये तो अलग नहीं हो सकते। तो जब ये गोल ऐसे घूमेगा, सोचो, देखो जब ये गोल ऐसे, पेन को यहां रख घुमाते हैं, जूम, सोचो आप इसको देखना, ये बड़ा तेज दिखेगा घूमते हुए। देखो आप इसको छोड़ के आप यहां पर देखो, अभी आपको ये लगेगा स्लो चल रहा है, लगेगा, और इसको देखोगे तो बड़ा फास्ट दिख रहा है, ये उसी स्पीड से जबकि हम चला रहे हैं। ठीक है? तो क्यों भाई? क्योंकि इसको ज्यादा दूर चलना है तो इसको तेज चलना ही पड़ेगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात थोड़ी। तो इन रोटेशनल मोशन वेलोसिटी and acceleration of each particle is not same। ठीक है? फिर किसका ज्यादा कम होता है? तो सुन लो, जो पॉइंट एक्सिस के पास में होगा वो स्लो होगा, और जो जितना उससे दूर होगा उसको उतना फास्ट चलना होगा ना। The point closer मतलब पास, to the axis of rotation move slowly, and the point which is far
समझा ये बात? समझा तो हाँ बोलो यार। दरवाजा का एग्जांपल सोचना, जो जितना एक्सिस से दूर होगा टुक उसको तेज चलना पड़ेगा, जो पास में होगा वो स्लो चलेगा। अच्छा, अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट क्या होगा कि रोटेशनल मोशन में अगर हम ऑब्जेक्ट पर पॉइंट मान रहे हैं उसको जोड़े तो जोड़ने वाली लाइन आपस में पैरेलल नहीं होगी। दिख रहा है? ए बी इज नॉट पैरेलल टू ए डैश बी डैश। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो, ए बी इज नॉट पैरेलल टू ए डैश बी डैश। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? इसको क्या लिखे थे वहां पर? क्या लिखे थे बताओ आपने? क्या लिखे थे वहां पे बताओ? लाइन ड्रॉन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। बराबर ऐसा ही था ना? तो उसने लिख लो वे। क्या लिखेंगे बताइए? क्या लिखेंगे बताइए? लाइन ड्रॉन बिटवीन any 2 points of a rigid body और ऑन रिजिड बॉडी पर, ऑन रिजिड बॉडी is not parallel. इज नॉट पैरेलल। पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, चलिए इतनी बातें समझ गए तो आना बोले। अब आएगा इसके बाद रोटेशनल मोशन हो गया, अब आएगा रोलिंग मोशन। कौन सा मोशन? रोलिंग। छाप लिए इतना? बहुत सारा मास एक साथ गोल गोल चलने लगे तो क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। तो अर्थ एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और बहुत दूर है। तो बड़ा है लेकिन बहुत दूर है। अगर आप बहुत दूर से अर्थ को देखोगे, बराबर ऐसे आप पूछते जाओ तब अच्छा रहेगा। तो बहुत दूर से किसी बड़े चीज को भी देखोगे तो पॉइंट एक दिखेगा कि नहीं? क्या दिखेगा? पॉइंट ही दिखेगा। तो कौन सा मोशन दिखेगा हमको? सर्कुलर मोशन दिखेगा ना। लेकिन आप पास चले जाओ फिर आपको कौन सा मोशन दिखेगा उसका? रोटेशनल मोशन। सब पार्टिकल अलग अलग सर्कल में। रोटेशनल में अर्थ तो रोलिंग मोशन है। अर्थ कौन सा मोशन है? रोलिंग। गोल गोल भी घूम रहा है और आगे आगे भी जा रहा है। अभी हम लोग आप चर्चा करेंगे। लेकिन इतना दूर है कि हम दूर से देखें तो हमको तो एक पॉइंट दिख रहा हो। दिख रहा ना? तो हम कौन सा मोशन मान रहे हैं उसको? सर्कुलर। ठीक है, चलो इधर ध्यान देते हैं। अब हमने क्या किया, एक ऐसा लकड़ी ले लिए, पेन ले लिए और इसको यहां पर फिक्स कर दिए, यहां पे बांध दिए। ये बांधे वाले पॉइंट को हम लोग पीवोट बोलते हैं। और फिर इसको ऐसे घुमा दिए। देखना ध्यान से, इसमें बड़ा एग्जांपल अच्छा समझ में आता है। ऐसे ऐसे इसको गोल गोल घुमा दिए, घूमेगा ना ये? तो देखो ये वाला पॉइंट ऐसे बड़ा सा सर्कल बनाएगा, यहाँ वाला पॉइंट भी ऐसे सर्कल बनाएगा, यहाँ वाला पॉइंट भी ऐसे सर्कल बनाएगा। ये सब पॉइंट एक साथ मिलकर सर्कुलर मोशन करने लगे। तो ये कौन सा मोशन हो गया एक तरह से बताइए? रोटेशनल मोशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ बताइए? ये भी एक रोटेशनल मोशन के एग्जांपल है। मोशन ऑफ रॉड हो गया विथ pivot, with pivoted point। ये एग्जांपल हम लोग पढ़ रहे हैं ऑफ रोटेशनल मोशन। मतलब एक जगह किसी को आप बांध दो और फिर चलवा दो। दरवाजा भी ऐसे ही चलता है ना? ये कैसे चलता है? दरवाजा भी तो यही है भाई, एक जगह बांधा हुआ कब्जा से गोल गोल ऐसे घूम रहा है, तो घूम रहा कि नहीं? मोशन ऑफ डोर। दरवाजा भी ऐसे है ना, एक जगह बांधा हुआ है। और भी बहुत सारी चीजें जो एक जगह बांधा और गोल गोल चल रहे हैं। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि बांधा जाए। जैसे आप एक पेन ले लो, पेन, और उसको एक बेंच पे ऐसे ढुलका दो तो फिर वो ऐसे चलने लगेगा नाच नाच के। खैर वो तो रोलिंग हो जाएगा। स्पिन मोशन देखो तो, स्पिन मोशन भी स्पिन भी एक रोटेशन होता है। समझिए, एक बड़ा सा गोला है और वो स्पिन कर रही है ऐसे। तो आप इमेजिन करो, इसका ये वाला पॉइंट सर्कल बना रहा है, बराबर। ये वाला पॉइंट सर्कल बना रहा है, बिल्कुल। ये वाला पॉइंट सर्कल बना रहा है
बिल्कुल। तो क्या इसके हर पॉइंट सर्कल बना रहे हैं छोटे छोटे, जुम 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 जुम, सोचो सोचो, सोच लिए कि नहीं? तो ये कौन सा मोशन हुआ? रोटेशनल हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, हुआ नहीं हुआ? रोटेशनल क्या होता है? जिसमें उसके सारे पार्टिकल सर्कल मास घूमने लगे गोल गोल, अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस, एक ही एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस के अबाउट सब घूम रहे हैं ना। तो स्पिन भी एक रोटेशनल मोशन का एग्जांपल है। ओके, और कोई एग्जांपल आपको याद आ रहा है? हाँ, तो ग्लोब स्पिन में आ जाएगा ना। और कोई बच्चों बताइए। हाँ, वो सब तो इजी है, फैन गिन ये सब तो होगा ही। और वॉच, हाँ, वॉच ये वाला है। वॉच ऐसा चलता है ना, वॉच का घर टुक 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 काटा, वॉच नहीं चलता है कहीं, वॉच के वो स्पिंडल चाहिए है? क्या? वॉच के डायल। हाँ, डायल भी नहीं चलता भाई, डायल नीचे वाले को बोलते हैं, इस पर नंबर लिखा होता है। स्पिंडल क्या बोलते हैं कांटे को? नहीं नहीं, डायल नहीं बोलते, कांटे को स्पिंडल बोलते हैं, नहीं तो और कुछ बोलते हैं। सुई हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? निडल, निडल। हाँ, टायर, टायर वो भी इसमें आ जाएगा ना। व्हील बोलना चाहिए, टायर क्यों बोल रहा है? व्हील, व्हील, मोशन ऑफ व्हील, लेकिन एक ही जगह घूमना चाहिए चक्का। फिर ये अगर ये व्हील ऐसे चलने लगी तो फिर ये रोलिंग में आ जाएगी, ये रिस्कफुल है। व्हील एक ही जगह घूम रहा है तो फिर ये वो होना चाहिए, पोटर्स मैन का व्हील, जो मटका बनाते हैं, घूमते ना, वो भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। जो मटका बनाते नहीं क्या, अरे मटका बनाते देखे हो क्या? ये नहीं कि ऐसे घूमते रहता है, मट्टी का वो बनाते हैं तो एक ही जगह घूमता है ना, उस व्हील की बात करना, नहीं तो फिर दिक्कत हो। उसमें भी तुम देखना बड़ा अच्छा से सर्कल्स दिखते हैं, बने रहते हैं उसमें, तो मिट्टी के सर्कल बन जाते हैं घूमते हुए जब दिखते हैं। चलो, और कुछ है एग्जाम्पल तो बताइए। हो गया, आप रहने दें, रोलिंग मोशन पे आ जाए क्या? समझ गया एग्जाम्पल? कोई दिक्कत है कि सर ऐसा रहा तो क्या होगा, वैसा रहा तो क्या होगा? ये बोतल को ऐसे लुढ़का दिए रोड पे, तो ऐसे ऐसे ऐसे, ये कौन सा मोशन है बताओ? रोलिंग। रोलिंग तो पढ़ने के नाम है। तो रोलिंग मोशन में ज्यादा बताना नहीं पड़ता है बच्चों को, अपने आप समझ जाते हैं। रोलिंग का मतलब ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, बस खत्म। कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू मोशन। ऑब्जेक्ट रोटेशन भी कर रही है, सोच लो, सर्कल भी बन रहे हैं, जुम 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 जुम, और आगे आगे भी जा रहे होंगे। समझ में आ गया? जो चक्का है ऐसे घूम रही है, और इसके सेंटर को ध्यान से देखो, ये सेंटर कहां जा रही है? आगे, थोड़ी देर में यहां चला है, फिर ये घूम भी रही है। समझ में आया ये कौन सा मोशन है? रोलिंग, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। इसके सेंटर को देखोगे तो दिखेगा आगे जा रहा है, और हर पॉइंट को देखोगे तो कैसा लगेगा? गोल गोल घूम रहा है सब, ठीक है। सेंटर को देखोगे तो कैसा जाते हुए दिखेगा? ट्रांसलेशन। याद रखना, सेंटर के मोशन को देखोगे तो लगेगा ट्रांसलेशन है, और उसके बाकी सब पार्टिकल को देखोगे तो कैसे गोल गोल घूमेगा, यानी रोटेशन। तो दोनों मोशन है। इसके ढेर सारे एग्जांपल हैं, इसमें व्हील हो जाएगा, कार, बस। चलिए, तो अब इतना तो ये पक्का हो गया कि रोटेशनल मोशन अगर पढ़ना है तो अपने को सर्कुलर मोशन ही समझना पड़ेगा। कोई बोला क्यों? क्योंकि रोटेशनल मोशन में हर पार्टिकल कौन सा मोशन कर रही है? सर्कुलर। तो रोटेशनल मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे सर्कुलर मोशन, बोल सकते हैं ना। रोटेशनल मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर मोशन। अगर ढेर सारे पार्टिकल मिलके एक साथ सर्कुलर मोशन करने लगे तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? रोटेशनल मोशन। फिर से बता दें कि समझ गया डेफिनेशन? अगर ढेर सारे पार्टिकल एक साथ एक एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस है देखो, एक एक्सिस के अबाउट अगर ढेर सारे पार्टिकल, यहाँ पेन पे मान लो 10 पार्टिकल एक साथ एक एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन करने लगे तो कौन सा मोशन होगा? रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन के लिए सर्कुलर मोशन का समझना जरूरी है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है।
बहुत सारे पार्टिकल्स के सर्कुलर मोशन का कॉम्बिनेशन है। कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन। ठीक है, समझ में आ गया। और सर्कुलर मोशन का मेरा लेक्चर सबने अटेंड किया नहीं होगा, आई थिंक किए हैं। अब देखो सेंटर ऑफ मास होता क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट का पूरा मास कंसंट्रेटेड माना जाता है। होता तो नहीं है, मास तो हर जगह है इसमें फैला हुआ, लेकिन माना जाता है। इससे कैसे पता चलेगा कौन सा सेंटर ऑफ मास है? जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ये मेरे पास पेन है, या बहुत सारे लोग कॉपी को ऐसे हाथ पे घुमाते हैं, तो एक पॉइंट पे कॉपी को खड़ा कर लेते ना, तो पता है कहां खड़ा होगा? जहां पे उसका क्या है? सेंटर ऑफ मास। ये पेन भी कहां टिकेगा? जहां पे उसका क्या प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ मास, वहीं पे ये टिकेगा, बराबर। मतलब उस पॉइंट के अबाउट वो पूरा उसका ऑब्जेक्ट का मास लगता है। अब एक चीज और हम तुमको बता रहे हैं, ध्यान से समझना। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम यहां से खींचें, यहां से जब खींचेंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट नहीं चलेगी, ये गोल घूमने लगेगा ऐसा, सोचिए। और अब ये रॉड है, इसको हम ऐसे खींचे तो ऐसा ऐसा नाच जाएगी, बराबर ना? ये देखो खींचे ऐसा, बराबर है। अच्छा, या मान लो ये एक वस्तु है जो गिर रही है ऊपर से, अब इसको रोकना है, इसको रोकना है, ध्यान से सुनना। अगर हम यहां रोके तो ये रुकेगी नहीं, ये तो गिर जाएगी। यहां रोके तो रुकेगी नहीं, गिर जाएगी। एकदम बीच में एक जगह रोक दे तो तब ये रुक जाएगी, तब ये रुक जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास एक क्यों रुक जाएगी ये भी हम तुमको बता रहे हैं। देखो क्यों, क्योंकि जब ये गिर रही है तो इसका सारा मास एक पॉइंट पे लग रहा होगा। अगर आप वहीं पर अपोजिट फोर्स लगा दोगे तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन अगर आप यहां रोकोगे तो यहां का फोर्स कैंसिल होगा, ये तो नीचे जाते ही रहेगा ना बाकी। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर एक फोर्स लगा के वो काम हो जाएगा जो अलग अलग दो जगह पर लगाने पे होगा। जैसे मान लो इसको हमको ऐसे सीधे चलाना है, इसको आगे चलाना है, तो या तो आप इसको दो जगह से बांधो तो चलेगा सीधे, और नहीं तो एकदम बीचों बीच बांधो तो भी चलेगा सीधे। चलेगा ना? सोचो, चलेगा कि नहीं चलेगा? तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट भी होता है जहां पर एक ही फोर्स लगा के वो काम हो जाएगा जिसको करने के लिए आपको दो अलग अलग जगह फोर्स लगने वाला था। तो उससे आप सेंटर ऑफ मास को समझ लो। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन तो यही है, एक ऐसा पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट में जहां उसके पूरे मास को कंसंट्रेटेड माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो पूरा मास वहीं पे केंद्रित है, वहीं पे कंसंट्रेट है। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं। सेंटर ऑफ मास का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में भी आया था। हमने तुमको पढ़ाया था कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर प्लस चार्ज का एक सेंटर होता है और हर ऑब्जेक्ट के अंदर माइनस चार्ज का भी एक सेंटर होता है। अगर प्लस का सेंटर माइनस के सेंटर से मिल गया तो उस ऑब्जेक्ट को नॉन पोलर बोलते थे, याद करो। और अगर प्लस का सेंटर अलग होता है, माइनस का सेंटर अलग होता है, तो क्या होता है? पोलर। तो क्या सारे प्लस एक जगह होते होंगे? हकीकत में नहीं। वो माना गया है कि पूरे प्लस एक तरफ होंगे, पूरे माइनस एक तरफ होंगे, बट होते तो नहीं है। प्लस माइनस तो प्लस बीच में होता है एटम के अंदर, माइनस गोल गोल घूमते रहती है। फिर भी ऐसा माना गया है, पूरे प्लस का प्रभाव एक तरफ, माइनस का प्रभाव एक तरफ, और उसके दोनों के एक एक सेंटर मान लो। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो उसी तरह हर ऑब्जेक्ट के मास का एक सेंटर होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे मान लो कि उसका मास कंसंट्रेटेड है और उसका प्रभाव भी दिखता है। ये देखो हम एग्जांपल दिखा रहे हैं तुमको। जैसे इसको हम खड़ा करना चाहें तो उस पॉइंट के अबाउट खड़ा हो जाएगा जहां पे इसका सेंटर ऑफ मास है, ऐसे बैलेंस हो जाएगा। देखो एक ही फोर्स वो काम कर रहा है जो दो लोग करते थे। इसको खड़ा करने के लिए कितना चाहिए? दो। ये देखो दो लोग खड़ा कर पाए, और हम चाहते एक ही फोर्स खड़ा करें, तो कहां पे लगा दो ये फोर्स? सेंटर ऑफ मास पे। अब देखो ये गिर रही है, इसको रोकना है। अगर हम एक जगह रोकेंगे तो नहीं रुकेगी, दो जगह रोको रुक जाएगा। अब हम चाहते कि नहीं एक ही फोर्स है, मेरे पास एक ही हाथ है, हम लूले हैं, तो एक ही हाथ से हमको काम करना है, तो फिर हम कहां फोर्स लगाएंगे? सेंटर ऑफ मास पे। तो मेरा काम हो जाएगा, वही वाला हो जाएगा कि नहीं? बहुत सारा दिमाग लगाओगे तो फिजिक्स हो जाता है दिमाग से। समझ में आ गया? तो सेंटर ऑफ मास की जानकारी क्यों जरूरी है ये तुमको हम पहला पॉइंट बता दिए। बिकॉज सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर फोर्स लगा के आप उस काम को कर सकते हो जिसको करने के लिए आपको दो फोर्स की जरूरत पड़ने वाली थी। पहला फायदा, इसलिए सेंटर ऑफ मास सीखना जरूरी है। अब तुमको लग रहा हो कि सेंटर ऑफ मास तो बीचों बीच होता होगा, सही सोच रहे हो, रेगुलर फिगर का, लेकिन जो टेढ़ा मेरा है उसका इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, ये बीचों बीच कहां है इसका? समझ में आ रहा है? और हम ऐसे चीज का पूछेंगे सेंटर बताओ तो कोई बोलेगा ये है सेंटर। सही तुमने सोचा है, कुछ गलत नहीं सोचे हो तो, क्योंकि तुम कॉपी घुमाए हो बड़ा, तो तुमको पता है यहाँ बीच में हाथ रख के घूमता है।
इसका भी तुम बता दोगे रॉड का बीच में आएगा, इसका बताओ ना, लग गई ना। तो फिर ऐसे चीजों का सेंटर ऑफ मास बताना ही हम लोग कुछ का भी बता पाएंगे अभी पढ़ने के बाद, कुछ भी ऐसे टेढ़ा मेरा ऐसे शेप, इसका बताओ सेंटर ऑफ मास, ले इसका भी तो भी गेस कर सकते, बीच में आएगा नहीं, ऐसा रहा तो मैं बोलो सेंटर ऑफ मास कहां रखें, घुमाएंगे तो गोल गोल घूम जाएगी, कहां बैलेंस होगा, सोच के देखो, ठीक है। तो अब सेंटर ऑफ मास क्यों पढ़ना चाहिए पहले हम लोग ये सोचते हैं, फिर बाद में सोचेंगे कैसे निकलेगा, ठीक है। अब देखो दूसरा फायदा सेंटर ऑफ मास का हम आपको बताते हैं, क्या फायदा है। फिजिक्स के स्टडी को आसान बनाता है सेंटर ऑफ मास, कैसे कैसे आसान बनाता है हम आपको देखते हैं, ध्यान दो। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है जो गोल गोल घूमते घूमते आगे बढ़ रहा है, जैसे एक चक्का है, अब इस चक्का को देखो, ये ऐसे गोल भी घूम रहा है और आगे भी जा रही है, गोल भी घूम रहा है आगे भी जा रहा है। अब इसमें क्या होगा, अब हम बोले इस पे कोई भी इक्वेशन लगाओ मोशन का, तो अब एक बच्चा इसमें एक पॉइंट देखता है, पी पॉइंट, पी पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखो तो ये पी पॉइंट ऐसे जा रही है, फिर थोड़ी देर बाद यहां आएगी, फिर थोड़ी बाद यहां आएगी ना, ऐसे ऐसे। तो कैसा मोशन चल रहा है पी पार्टिकल का, ऐसे ऐसे। अब ये कौन सा मोशन है, इस पे कौन सा इक्वेशन लगेगा, ना ही तो ये सीधे है ना ही ये गोली है, इस पे फिजिक्स का कोई लॉ नहीं लगेगा। तो फिजिक्स वाले ने क्या बोला कि आप ऐसा सोचो ही मत, आप ऐसा सोचो, कैसा सोचो कि बस आप पी को सोचो कि वो गोल गोल घूम रही है, यहीं पे सोचो, बट एक्चुअली पी यहां गोल गोल नहीं घूम रही, पी तो आगे आगे जा रही है, बट आप सोचो कि पी गोल गोल घूम रही है, तो उस पर आप सर्कुलर मोशन का इक्वेशन लगा लो, सर्कुलर मोशन के फार्मूले लगा लो, और इसके सेंटर ऑफ मास को ध्यान से देखो, उसके बीच का एक सेंटर है, उसको देखो कि वो कहां जा रही है, आगे, अभी हम थोड़ी देर पहले बोल रहे थे। आप ऐसा सोचो कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां जा रही है, सामने जा रही है, और उस पर आप लगा लो स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन, ट्रांसलेशन का इक्वेशन, सवाल बन जाएगा। फिर से समझना, तो सेंटर ऑफ मास ने तुम्हारे स्टडी को आसान बनाया कि नहीं बनाया, नहीं होता सेंटर ऑफ मास फिजिक्स में, तो तुम हर पार्टिकल को सोचो बौड़ा जाओगे। हर पार्टिकल को हम सोचते हैं ये पी पार्टिकल कैसे चल रही है, तो ऐसे 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 ऐसे, यहां एक पार्टिकल मानते हो भी ऐसे 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 चल रही है ना। लेकिन अब ये सेंटर ऑफ मास पढ़ने से फायदा ये हुआ, हेलो इधर ध्यान दो बच्चों, तो सेंटर ऑफ मास पढ़ने से क्या फायदा हुआ हम लोग वो चर्चा कर रहे थे, राइट। तो पहला फायदा हम आपको ये गिना है कि आपको दो फोर्स लगाने की जगह एक ही फोर्स काम कर देगा, ये सिखा है। दूसरा फायदा कि आप चीजों को स्टडी आसानी से कर सकते हो सेंटर ऑफ मास के मदद। जैसे कोई रोलिंग मोशन है, ये रोलिंग है, तो अब इसको आप पढ़ने अगर जाओगे, हर पार्टिकल को अगर अलग अलग सोचोगे तो बहुत बकवास मोशन है उसका, ये मोशन को बोलते हैं हेलिक्स, मोशन नहीं है सॉरी, ये पाथ का नाम है हेलिक्स, स्पिन जैसा। इस पे फिजिक्स का कोई लॉ नहीं लगता, तो इसको हम स्टडी नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, इसका वेलोसिटी, इसका कुछ नहीं निकाल सकते। तो लेकिन अब हमको उस सामने वाले ने कैसे बोला, फिजिक्स वाले पढ़ाने वालों ने, उन्होंने बोला कि आप ऐसा सोचो कि पी यहीं गोल गोल घूम रही है और इसका सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है, और फिर आप इक्वेशन लगाओ, सब बन जाएगा, आसान हो गया। चलिए अब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े हो, प्रोजेक्टाइल में आप एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकते हो, राइट, प्रोजेक्टाइल सबने पढ़ा है। अच्छा क्या होगा अगर हम पेन को फेंक दें थोड़ा ध्यान देखना, ये पेन को जब हम ऊपर फेंक देंगे तो ऐसे ऐसे नाचते हुए जाएगी, नहीं तो अब थोड़ा देखो, तो इस पेन के मोशन को पढ़ा जाए तो बौड़ा ही जाओगे थोड़ी देर में, ये यहाँ पे, थोड़ी देर में यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ऐसे, ये तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा। अगर हम पूछें कि बताओ इस पेन का वेलोसिटी, पेन के हर पार्टिकल का वेलोसिटी बताओ, तुम्हारा हालत बंद हो जाएगा। देखो कैसे, ये जब पेन जाएगी तो नाचेगी, चलेगी ना ऐसे गोल 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 नाचते हो जाएगी ऐसे। तो अब क्या किया, किसी ने इसको सोचा, तो इसका पाथ ऐसा ऐसा है, देखो सोचो, टूम टूम, देखो ध्यान से, तो ऐसा मोशन है। क्या इस पे आप कोई इक्वेशन लगा सकते हो, नहीं। तो फिर सामने वाले ने क्या बोला, भाई इसको सोचो ही मत, तुम क्या करो, ऐसा सोचो कि पेन का सेंटर कौन से मासन इस पे जा रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन पे, कौन से पे जा रहा है, प्रोजेक्टाइल, उस पे इक्वेशन लगाओ, फिजिक्स लगाओ, सब निकल जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये सब फायदे हैं आपको सेंटर ऑफ मास पढ़ने से। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आया सबको। अलग अलग जगह पर अलग अलग डेफिनेशन लिखा आता है, लिखो सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन, देखो सेंटर ऑफ मास का लिखो, द पॉइंट
the point where the mass of object is supposed to be concentrated. वैसा पॉइंट जहां पर माना गया है मास ऑफ ऑब्जेक्ट को एक जगह कंसंट्रेटेड, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास. अगर देखो नीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, पहला लिखो it make the motion of particle, it make the study of motion of object, it make the क्या लिखे, it make study of motion of object is different. सॉरी रुक जाओ यार, क्या बोल रहे हैं. इट मेक द मोशन ऑफ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इजियर आसान बनाता है. ठीक है.